कहानी की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक बैटलफील्ड से होती है, जहां डॉक्टरों की एक टीम घायल सैनिकों का इलाज कर रही थी। उस दौरान एक फ्रेंच ऑफिसर को लाया गया जिससे 3 गोलियां लगी थी। उसकी हालत देखकर डॉक्टरों ने तुरंत उसका ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके पेट से गोलियां निकालनी शुरू की, वे एक अजीब चीज देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ऑफिसर के शरीर के अंदर से 3 नहीं बल्कि कुल 4 गोलियां निकली। और ऊपर से चमकाने वाली बात ये थी कि चौथी गोली जर्मन सेना की नहीं थी। वह गोली पूरी तरह चांदी यानी सिल्वर की बनी हुई थी। अब इस रहस्यमयी गोली का सच जानने के लिए कहानी हमें 35 साल पीछे यानी 19वीं सदी में ले जाती है, जहां हमें सल्वन परिवार दिखाया जाता है, जिसका मुखिया सैमुअल था। उसके परिवार में उसकी पत्नी एरिस और उनके 2 बच्चे शार्लेट और एडवर्ड थे। उनका परिवार शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन उनके इलाके के पास जिप्सीज का एक दल अपने बड़े बड़े वेग्स के साथ आकर रुका और वहीं अपना डेरा डाल लिया। उनके आने के बाद धीरे धीरे पूरे इलाके का माहौल बदलने लगा। उसी टोली में फ्लोरेंस नाम की एक औरत थी, जिसे किसी आने वाले खतरे का पहले ही एहसास हो चुका था। इसलिए उसने एक आदमी को कुछ सिल्वर कॉइन्स दिए और उनसे उन सिक्कों को पिघलाकर लंबे और नुकीले दांत बनाने को कहा। उस आदमी ने उन सिल्वर कॉइन्स को पिघलाकर बेहद डरावने डेंचर्स तैयार किए। इसके बाद फ्लोरेंस ने उन डेंचर्स को बहुत सावधानी से एक ऑल्टर पर रख दिया, जैसे वह किसी खतरनाक रिचुअल की तैयारी कर रही हो। इसी बीच सल्वन फैमिली के घर में परिवार के बड़े लोग एक जरूरी बात पर चर्चा कर रहे थे। उनकी बातचीत का विषय सिर्फ जिप्सीज थी, क्योंकि उन्होंने उस जमीन पर अपना हक जताना शुरू कर दिया था जिस पर सालों से सलीवन परिवार का कब्जा था। अब ये बात सैमुअल और बाकी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें डर था कि अगर जिप्सीज वहीं रुके रहे तो आगे चलकर यह मामला बड़ी परेशानी और संघर्ष में बदल सकता है। इस वजह से परिवार के कुछ लोगों ने सलाह दी कि कुछ मर्सिनरीज को बुलाकर जिप्सीज को डराया जाए और उन्हें उस इलाके से भगा दिया जाए, ताकि मामला बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए। इसी योजना को पूरा करने के लिए बैरन सल्वन अपने हथियारबंद आदमियों के साथ जिप्सी कैंप पहुंच गया। शुरुआत में वे लोग बात करके मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह बात ज्यादा देर टिक नहीं सकी, क्योंकि अचानक किसी के हाथ से गोली चल गई और उसी एक गोली ने पूरे माहौल को युद्ध में बदल दिया। कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच गई और भयानक हमला शुरू हो गया। इस वजह से बैरन के आदमी लगातार गोलियां बरसाते रहे और देखते ही देखते पूरा कैंप आग की लपटों में घिर गया। लेकिन हमला खत्म होने के बाद भी बैरन और उसके आदमी नहीं रुके। वे मरे हुए लोगों के बीच खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाने लगे। इस दौरान फ्लोरेंस को भी पकड़ लिया गया। तभी बैरन की नजर उन सिल्वर टीथ पर पड़ी, लेकिन उसे जिप्सी से जुड़ी हर चीज से नफरत थी। इसलिए उसने आदेश दिया कि उन डेंचर्स को उनके मालिक के साथ ही दफना दिया जाए। हालांकि इससे पहले फ्लोरेंस के एक आदमी को बेहद दर्दनाक सजा दी गई। पहले उसके हाथ और पैर काट दिए गए, फिर उसके सिर पर बोरी डालकर और उसे खेत के बीचों बीच एक क्रॉस पर टांग दिया गया, बिल्कुल एक डरावने स्केयर क्रो की तरह। इसके बाद फ्लोरेंस को जिंदा जमीन में दफना दिया गया। दफन होते समय वह जोर जोर से श्राप देती रही और अपने हाथों में उस बॉक्स को कसकर पकड़े रही जिसमें सिल्वर डेंट्योर्स रखे थे। इसके तुरंत बाद कहानी का सीन सैमुअल की बेटी शार्लेट की तरफ चला जाता है। उस रात शार्लेट को एक बेहद डरावना सपना आया। उसने सपने में खेत के बीच खड़े एक स्केयर क्रो को देखा। इसके बाद सपना और भी अजीब हो गया, क्योंकि शार्लेट ने खुद को उस जगह की मिट्टी खोदते हुए देखा जहां फ्लोरेंस को दफनाया गया था। लेकिन तभी अचानक उसका सपना टूट गया और वह घबराकर नींद से जाग उठी। इसी बीच कहानी गांव के एक एंड की तरफ चली जाती है, जहां हमें जॉन नाम का एक पैथोलॉजिस्ट दिखाया जाता है। यानी वह ऐसा आदमी था जो लाशों और रहस्यमयी मौतों की जांच करने में माहिर था। असल में जॉन इस गांव में इसलिए आया था क्योंकि उसे जिप्स की रहस्यमयी मौतों के बारे में पता चल चुका था और वह उस घटना के पीछे छिपे सच को दुनिया के सामने लाना चाहता था। तभी उसकी मुलाकात उस इलाके के पुलिस ऑफिसर से होती है। जॉन ने उसे जिप्सीज के बारे में सवाल पूछे, लेकिन ऑफिसर उसके सवालों का सीधा जवाब देने से बचता रहा और हर बार बात घुमाने लगा। ये देखकर जॉन समझ गया कि वह आदमी उसे कुछ छिपा रहा है और इस पूरे मामले के बारे में उसे जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पता है। इसी बीच एडवर्ड हमेशा की तरह यार्ड में तलवार से खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक उसकी नजर दूर उठते धुएं पर पड़ी। वो उत्सुकता में उस धुएं का पीछा करते करते खेतों के बीच खड़े उसी डरावने स्केयर क्रो तक पहुंच गया जो शार्लेट ने अपने सपने में देखा था। वहां पहुंचते ही उसे जमीन के अंदर से किसी औरत की धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई देने लगी। ये सुनकर एडवर्ड धीरे धीरे जमीन खोदने लगा और कुछ ही देर में उसे वही बॉक्स मिल गया जिसमें सिल्वर डेंट्योर्स रखे थे। लेकिन जैसे ही उसने वो बॉक्स खोला, उसके सामने फ्लोरेंस दिखाई दी। वो हवा में लटकी हुई तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर एडवर्ड डर के मारे जोर से चीख पड़ा। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। शुरुआत में उसे लगा कि यह सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन अगले ही पल उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वो सच में रात के समय घर के यार्ड में खड़ा था। फिर अगले दिन टिमी नाम का एक लड़का शार्लेट, एडवर्ड और बाकी बच्चों से कहता है कि वह उन्हें कुछ खास दिखाना चाहता है। इसके बाद वह सबको अपने पीछे ले जाते हुए उसी स्केयर क्रो वाली जगह पर ले गया जिसके बारे में एडवर्ड और शार्लेट ने अपने डरावने सपनों में देखा था। तभी अचानक टिमी ने बाकी बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने भी स्केयर क्रो के रिलेटेड डरावना सपना देखा है। अब ये सुनते ही सभी बच्चे चौंक गए, क्योंकि हर किसी ने वही सपना देखा था। इसलिए सभी बच्चों ने धीरे धीरे अपने हाथ खड़े कर दिए। ये देखकर टिमी ने अपने डर को नजरअंदाज किया और जमीन
जमीन खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे वही बॉक्स मिल गया। जैसे ही उसने बॉक्स खोला उसका हाथ अजीब तरीके से कांपने लगा। फिर अगले ही पल उसने वे सिल्वर डेंचर्स अपने मुंह में पहन लिए। डेंचर्स पहनते ही उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। फिर वो एक डरावनी मुस्कान के साथ धीरे धीरे एडवर्ड की तरफ मुड़ा और अचानक उसके गले पर काट लिया। ये देखकर शार्लेट बुरी तरह डर गई और भागकर सीधे घर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने घबराकर बड़ों को पूरी घटना बता दी, लेकिन उसने एक बात छुपा कर रखी कि एडवर्ड पर हमला टिमी ने किया था। अब शार्लेट की बात सुनते ही घर के सभी लोग घबराकर उस जगह की तरफ दौड़े। वहां पहुंचते ही वे तुरंत एडवर्ड को उठाकर घर ले आए और डॉक्टर को बुलाया गया। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि शायद किसी जंगली जानवर ने एडवर्ड पर हमला किया, और इतना कहने के बाद डॉक्टर वहां से चला गया। अब उस रात शार्लेट को फिर वही डरावना सपना आया, लेकिन तभी अचानक उसकी नींद टूट गई। उसकी आंख खुलते ही उसे एडवर्ड के कमरे की तरफ से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि एडवर्ड बहुत बुरी तरह सांस ले रहा था, जैसे वह किसी डर या दर्द से तड़प रहा हो। ये देखकर शार्लेट ने जैसे ही उसकी चादर हटाई वो डर गई, क्योंकि एडवर्ड के शरीर पर पेड़ों की जड़ों जैसी चीजें फैल रही थी। ये देखकर वह तुरंत मदद के लिए चिल्लाने लगी। सैमुअल दौड़कर कमरे में आया, लेकिन तब तक ऊपर से घर का मेन डोर खुला हुआ था, जिससे साफ था कि एडवर्ड खुद कहीं चला गया। इसके बाद सैमुअल ने तुरंत जंगल में सर्च पार्टी भेजी ताकि एडवर्ड को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। इस दौरान शार्लेट की नजर टेमी पर भी पड़ी, जो चुपचाप वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था। लेकिन शार्लेट इतनी डरी हुई थी कि उसने किसी को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब बहुत खोजने के बाद भी एडवर्ड का कोई पता नहीं चला। आइरिस अपने बेटे के गायब होने से पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद उस इलाके का पुलिस ऑफिसर जॉन के पास गया और उससे इस केस में मदद मांगी, क्योंकि जॉन रहस्यमयी मौतों और ऐसे अजीब मामलों की जांच करने में माहिर था। इसी बीच टिमी ने शार्लेट को चर्च में बुलाया। वहां वो उसे कन्फेशन रूम में ले गया और घबराई हुई आवाज में कहने लगा कि उसे उस टाइम की कोई भी बात याद नहीं है। तब शार्लेट उसे पूरी घटना बताती है कि कैसे उसने एडवर्ड पर हमला किया था। वो यह भी बताती है कि बच्चों ने ये बात बड़ों को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उन्होंने उस समय सीक्रेट रखने की कसम खाई थी। ये सब सुनकर टिमी और ज्यादा घबरा जाता है। डर के मारे उसने बाइबल के कुछ हिस्से पढ़ने शुरू कर दिए। फिर कांपती हुई आवाज में उसने कहा कि वे सिल्वर डेंचर्स उन्हीं चांदी के सिक्कों से बनाए गए थे जो जूडस को मिले थे। फिर वह बाइबल का एक पन्ना फाड़कर शार्लेट को देता है और बताता है कि उसने डेंचर्स को चर्च की पवित्र जमीन में छुपा दिया है। तभी अचानक स्लीवन परिवार की मेड कन्फेशनल का दरवाजा खोल देती है। उसे देखकर टिमी बुरी तरह डर जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है, जबकि मेड शार्लेट को घर ले जाती है। चर्च से बाहर निकलने के बाद टिमी को दूर एडवर्ड दिखाई देता है। टिमी उसे देखकर उसके पीछे भागता है, लेकिन भागते भागते वह जंगल के बीच पहुंच जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। अंधेरे में वह ठीक से देख भी नहीं पाता और अचानक वह चीज उसके पास से गुजरती है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह फट जाता है। अब डर के मारे टिमी वहां से भागने लगता है और छुपने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास गूंजती डरावनी गुर्राहट बता रही थी कि वह चीज उसे ढूंढ चुकी है। इस बीच ऑफिसर और जॉन सैमुअल के घर पहुंचते हैं। सैमुअल उन्हें बताता है कि हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। फिर वह दोनों को जंगल में बनी उस कैबिन तक ले जाता है जहां टिमी छुपा हुआ था। कैबिन के अंदर का नजारा देखकर ऑफिसर की हालत खराब हो जाती है, लेकिन जॉन नहीं रुका। वह हिम्मत करके अकेले ही कैबिन के अंदर चला गया ताकि सच्चाई अपनी आंखों से देख सके। वहां टिमी की लाश बुरी तरह फटी हुई पड़ी थी, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच डाला हो। तभी जॉन की नजर टिमी की जेब से बाहर निकले बाइबल के एक फटे हुए पन्ने पर पड़ी, जिसमें सिल्वर कॉइन्स वाली लाइन को अंडरलाइन किया गया था। फिर कैबिन से बाहर आने के बाद जॉन कहता है कि यह किसी भेदिये का हमला लगता है। ऑफिसर भी मान लेता है कि शायद एडवर्ड के गायब होने के पीछे भी यही वजह थी। अब जॉन अकेले इस मामले की जांच जारी रखने का फैसला करता है। इसके बाद सलीवन उसे अपने घर ले जाता है और अब तक जो कुछ भी हुआ उसके घर में वो सब विस्तार से उसे बताता है। लेकिन उसने एक बात अब भी सबसे छुपा कर रखी थी। जिप्सीज के साथ उसने और उसके आदमियों ने जो भयानक काम किया था। हालांकि जॉन को इस बात का अंदाजा पहले से ही था, लेकिन उसने उस समय ज्यादा पूछताछ नहीं की और चुपचाप सारी बातें सुनने के बाद अपने कमरे में चला गया। अब उस रात जॉन भी उसी स्केयर क्रो का सपना देखता है। सपने में वह जमीन खोद खोदते फ्लोरेंस की लाश तक पहुंच जाता है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वो मुड़कर देखता है तो एक औरत और उसके साथ एक लड़की खड़ी होती है, लेकिन उसी पल उसकी नजर स्केयर क्रो पर पड़ती है और वह देखकर घबरा जाता है कि स्केयर क्रो वहां से गायब हो चुका था। फिर अगले ही पल वो डरावना स्केयर क्रो उस औरत और लड़की को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई देता है। ये नजारा देखकर जॉन बुरी तरह घबरा जाता है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। वो तुरंत कैंडल जलाता है और तभी उसकी नजर बेड साइड पर रखी एक तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में वही औरत और वही छोटी लड़की थी जिन्हें उसने अभी अभी अपने सपने में देखा था। इससे साफ हो जाता है कि वे उसकी पत्नी और बेटी थी। अब अगले दिन खाने के दौरान शार्लेट अचानक पूछती है कि क्या वे सब मर जाएंगे। ये सुनकर सलीवन
सलीवन गुस्सा हो जाता है और उसे ऐसी बातें डाइनिंग टेबल पर करने से मना करता है। उस समय जॉन की नजर उस दरवाजे पर पड़ती है जिससे एडवर्ड भागा था। वहाँ उसे खून जैसा एक दाग दिखाई देता है। जब कोई आसपास नहीं होता तब वह उस दाग का थोड़ा सैंपल निकाल लेता है और अपने पास रखता है। फिर वह अपने कमरे में जाकर उस सैंपल की जांच करता है। तुलना करने के लिए वह अपने अंगूठे पर ब्लेड चलाकर खून की एक बूंद निकालता है। तब उसे पता चलता है कि दरवाजे पर लगा खून सामान्य इंसानी खून जैसा नहीं था। उसमें सिर्फ एक तरह की स्ट्रक्चर थी जो बिल्कुल स्थिर थी, जबकि उसके अपने खून में दूसरी मूविंग स्ट्रक्चर भी मौजूद थी। इससे जॉन को यकीन होने लगता है कि ये कोई सामान्य बीमारी या हमला नहीं है। तभी उसे बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की पर लगी लकड़ियों के बीच से बाहर झांकता है। तब उसे किसी जानवर की चमकती हुई आंख दिखाई देती है। ये देखकर वो तुरंत सैमुअल को राइफल लाने के लिए कहता है, लेकिन जब दोनों बाहर पहुंचते हैं तब तक वह मॉन्स्टर गायब हो चुका होता है। जिसके बाद जॉन कहता है कि अब उस जानवर का शिकार करने के लिए लोगों का एक ग्रुप बनाना जरूरी है। ये सुनकर सैमुअल गांव के बाकी बैरन्स को बुलाता है। शुरुआत में वे लोग जॉन की बातों को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि वह उनके लिए सिर्फ एक आउटसाइडर था। जॉन को भी यह एहसास हो जाता है कि सिर्फ चेतावनी देने से कोई उसकी बात नहीं मानेगा। इसलिए वह सबको बताता है कि वह पहले भी ऐसे ही एक मशहूर और खौफनाक मामले की जांच कर चुका है, जिसे बीस्ट ऑफ जिवोदन कहा जाता था। ये नाम सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस खूंखार घटना के बारे में पहले से सुन रखा था। इसलिए सभी लोग जॉन की बात मान लेते हैं। फिर पूरे गांव में आदेश दे दिया जाता है कि जब तक वो बीस्ट पकड़ा नहीं जाता तब तक हर कोई अपने घरों के अंदर ही रहे और सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखे जाएं। लेकिन ज्यादा समय नहीं गुजरता और मैरी नाम की एक लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ खेतों की तरफ जाती है। सब लोग हंसते बात करते आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक खेतों की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती। आवाज सुनते ही उनके साथ मौजूद एक लड़का बाहरी लकड़ी उठाकर जंगल के अंदर देखने चला जाता है, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटता। ये देखकर मैरी घबराने लगी। वह डरते डरते उस लड़के को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और आखिर में फैंस के पास पहुंच जाती है, जहां वह लड़का झुककर खड़ा था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। ये देखकर मैरी धीरे धीरे उसके करीब जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है वह डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। भयानक मॉन्स्टर उस आदमी को खा रहा था। तभी वह मॉन्स्टर मैरी को गिराकर उस पर भी हमला कर देता है। तभी अचानक उसका दूसरा दोस्त वापस आता है और लकड़ी से मॉन्स्टर पर वार करता है। इसके बाद वह मैरी को भागने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर उसके दोस्त पर टूट पड़ता है और मैरी की आंखों के सामने ही उसे बेरहमी से मार डालता है। ये खौफनाक नजारा देखकर मैरी पूरी तरह डर जाती है, लेकिन वो वहाँ रुकती नहीं और किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती। गांव पहुँचते ही लोग उसकी हालत देखकर घबरा जाते। वे तुरंत उसे अपने घर में छुपा लेते हैं और फिर अथॉरिटीज को इस हमले की खबर दी जाती। लेकिन जब कुछ लोग उसके कमरे तक पहुँचते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते, क्योंकि कमरे की खिड़की खुली हुई थी। बिस्तर पर हर तरफ खून फैला हुआ था और मैरी वहाँ से गायब हो चुकी थी। तब जॉन को समझ आ जाता है कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वह तुरंत सैमुअल से कहता है कि गांव के सभी लोगों को चर्च में इकट्ठा किया जाए और वहां मजबूत बैरिकेड बनाई जाए, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि वह चीज एक एक करके नहीं बल्कि पूरे गांव को अपना शिकार बनाने वाली है। उस समय मैरी जंगल में घिसटती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो चुके थे। वह पानी मांगते हुए दर्द से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसकी पीठ से जड़ों जैसी चीजें निकलने लगती हैं। वही रूट्स जो पहले एडवर्ड के शरीर पर उगी थी। अब रात होते ही गांव के लोग जॉन की बात मानकर चर्च में इकट्ठा होने लगते हैं। उस दौरान जॉन आरिस से अपने अतीत के बारे में बात करता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी और बेटियां भी बीस्ट ऑफ जेबोदन का शिकार बनी थी। तभी से उसने ऐसी घटनाओं की जांच करना शुरू किया। इसके बाद जॉन बताता है कि उस घटना के बाद कुछ जिप्सी उससे मिले थे। उन्होंने कहा था कि यह उनके लोगों का दिया हुआ श्राप है और इसे सिर्फ जिप्सी सिल्वर से ही रोका जा सकता है। ये सुनकर आरिस उस मैस्कर के बारे में बताने लगती है जो सलेवन फैमिली ने कुछ दिनों पहले जिप्सीज के साथ किया था। लेकिन तभी सैमुअल वहाँ आ जाता है और वह तुरंत उसे चुप रहने को कहकर वहाँ से जाने का आदेश दे देता है। अब अगली सुबह जॉन अकेले ही उस कैबिन के आसपास ट्रैप्स लगाना शुरू कर देता है ताकि उस मॉन्स्टर को पकड़ा जा सके। वह घंटों तक जंगल में घूम घूम कर जाल बिछाता रहता है, लेकिन काफी देर तक लगातार काम करने की वजह से वह बुरी तरह थक चुका था। थकान के साथ साथ उसके पुराने दर्दनाक ख्याल भी उसके दिमाग में वापस आने लगे। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि आसपास कोई मौजूद है, इसलिए वह ध्यान से इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे मॉन्स्टर दिखाई देता है जो तेजी से कैबिन के अंदर घुस जाता है। जॉन तुरंत सावधान हो जाता है और अपने ही लगाए ट्रैप से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ ही पलों बाद वो बीस्ट कैबिन से बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन सही समय पर एक तरफ हट जाता है और मॉन्स्टर सीधे के नुकीले स्टेक्स पर जा गिरता है। इसके बाद जॉन उसे रस्सियों में बांधकर गांव ले आता है ताकि उसका ऑटोप्सी कर सके। फिर जब सैमुअल और बाकी लोग उस क्रिएचर को देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो किसी साधारण भेड़िए जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। इसके बाद जॉन क्रिएचर का शरीर काटकर जांच शुरू करता है। तभी अचानक उसके पेट के अंदर कुछ हिलने लगता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। कुछ ही देर बाद उस क्रिएचर के शरीर के अंदर से स्लाइम से ढका हुआ एक इंसानी चेहरा बाहर दिखाई देने लगता है। जल्द ही सभी लोग पहचान जाते हैं कि वह मैरी थी। अब यह देखकर गांव वाले उसे बचाने
बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जॉन किसी को भी उसके पास जाने नहीं देता। वह सबको समझाता है कि जिन लोगों पर यह श्राप असर करता है वे पहले जैसे इंसान नहीं रहते, वे धीरे धीरे किसी डरावनी चीज में बदल जाते, इसलिए उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे लोगों के दर्द को खत्म कर देना ही उनके लिए सबसे बड़ा रहम होता है। तभी मैरी दर्द से चीखते हुए उस क्रिएचर की बॉडी को फाड़कर बाहर निकलने लगती है। उसकी हालत इतनी भयानक हो चुकी थी कि अब वहाँ मौजूद हर इंसान को यकीन हो जाता है कि जॉन सच कह रहा था। तब अचानक वहाँ एक गोली चलती है और उसी के साथ मैरी की दर्दनाक तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब ये सब देखकर सैमुअल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका था कि शायद एडवर्ड के साथ भी यही हुआ होगा। तभी जॉन अपना सब्र खो देता है और सैमुअल से पूछता है कि वो औरत कौन थी जो स्केयर क्रो के नीचे दफन है। लेकिन ये सब होने के बावजूद सैमुअल कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहता है। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि इस समय सैमुअल से कुछ पूछना बेकार है, इसलिए वह उसके हंटर्स के साथ निकलने का इंतजार करता है और फिर आयरिस से अकेले बात करता है। आयरिस उसे वह पुरानी तस्वीर दिखाती है जो जिप्सीज को गांव से भगाने वाले दिन खींची गई थी। ये देखने पर जॉन टिमी की जेब से मिला बाइबल का पन्ना आयरिस को दिखाता है और कहता है कि इस रहस्य की असली चाबी उसी औरत के साथ दफन है और उसका कनेक्शन सिल्वर कॉइन से है। तभी शार्लेट अपना चुप्पी तोड़ती है। वो एक और बाइबल का पन्ना दिखाती है जिसमें लिखा था कि डेंचर्स में इस्तेमाल की गई सिल्वर वही थी जो जूड्स को दी गई थी। फिर वह बताती है कि टिमी ने वे डेंचर्स चर्च के कन्फेशनल रूम में छुपाए थे। ये सुनते ही जॉन तुरंत चर्च पहुंचता है। जैसे ही वह उन डेंचर्स को अपनी आंखों से देखता है उसे हालात की गंभीरता का अंदाजा हो जाता है। वो तुरंत आदेश देता है कि सेना को बुलाया जाए। इधर सैमुअल के घर के बाहर मेड धुले हुए कपड़े उतार रही थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े दो भयानक पंजों के निशानों पर पड़ती है। वो घबराकर ऊपर देखने ही वाली होती है कि तभी तेज हवा चलती है और सामने टंगी चादर हट जाती है। अगले ही पल मॉन्स्टर बिल्कुल उनके सामने खड़ा दिखाई देता है। मैड भागने की कोशिश करती है लेकिन बीस्ट उस पर झपट पड़ता है, लेकिन किसी वजह से क्रीचर वहां से चला जाता है। अब गंभीर हालत में मेड किसी तरह घिसटते हुए घर के अंदर पहुंचती है। वो किसी को बिना बताए अकेले ही अपने घावों का इलाज करने लगती है ताकि कोई उसकी हालत देखकर घबरा ना जाए। इस दौरान चर्च में जॉन सिल्वर डेंचर्स को पिघलाकर 4 सिल्वर बुलेट्स बनाता है, क्योंकि अब वही एक चीज थी जो मॉन्स्टर को रोक सके। अब रात होने पर शार्लेट अपनी माँ आयरिस के साथ सोने की जिद करती है। दूसरी तरफ सैमुअल अपने डेस्क पर बैठा रहता है, जबकि मेड अपने कमरे में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी। कुछ देर बाद सैमुअल को वेंटिलेशन शाफ्ट से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वह राइफल लेकर ऊपर जाता है। उस समय जॉन नीचे किचन में चाय बनाने आता है। फिर जब सैमुअल उस आवाज का पीछा करते हुए मेड के कमरे में पहुंचता है तो वहां का हाल देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि बिस्तर पूरी तरह खून से सना हुआ था। लेकिन इस बार एक अजीब बात थी कि कमरे की खिड़की बंद। ये देखकर सैमुअल तुरंत समझ जाता है कि क्रीचर बाहर नहीं है, कमरे के अंदर ही मौजूद है। तभी अचानक अंधेरे में छिपा मॉन्स्टर उस पर झपट पड़ता है और कैंडल नीचे गिर जाती है, जिससे आग लग जाती। इधर जॉन को ऊपर से गोली चलने की आवाज आती है, इसलिए वह दौड़कर ऊपर जाता है और देखता है कि जलता हुआ क्रिएचर कमरे के बीच में पड़ा है। उसी समय आयरिस की जोरदार चीख सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर जॉन तुरंत उसके पास पहुंचता है और घबराकर पूछता है कि क्या हुआ। तब आयरिस कांपती हुई आवाज में बताती है कि सैमुअल घायल होकर घर से बाहर भाग गया है। ये सुनकर वो तुरंत सैमुअल के पीछे जाता है, जबकि आयरिस अपनी बेटी शार्लेट को ढूंढने निकलती है, जो डर के मारे बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी। इधर जॉन आखिर में सैमुअल को ढूंढ लेता है। वहां पहुंचते ही सैमुअल टूटे हुए स्वर में बताता है कि बीस्ट ने उसे काट लिया है। ये सुनते ही माहौल और भी भारी हो जाता है, क्योंकि सैमुअल अच्छी तरह जानता था कि जल्द ही वह भी उसी मॉन्स्टर में बदलने वाला है। इसलिए वह फैसला करता है कि इससे पहले कि श्राप उस पर पूरी तरह हावी हो, वो खुद को जला देगा। इसी वजह से वह स्टेबल में आग लगाकर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन रोकने की कोशिश करता है। उसी समय आयरिस और शार्लेट घर के अंदर से निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी वे मॉन्स्टर को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देख लेती हैं। ये देखकर दोनों तुरंत छुप जाती हैं और उसके जाने का इंतजार करती हैं। कुछ देर बाद जब मॉन्स्टर वहां से चला जाता है, तब आयरिस और शार्लेट किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती, जहां जॉन उनका इंतजार कर रहा था। वो उन्हें चर्च की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा है। इसलिए वह तुरंत आयरिस और शार्लेट को जमीन पर लेटने को कहता है। शार्लेट डर के मारे जम जाती है, क्योंकि जमीन पर पड़े मरे हुए लोगों में उसे अपनी ग्रैंड मदर भी दिखाई देती है। तभी जॉन पहली सिल्वर बुलेट चलाता है। गोली बीस्ट को लगती है और वह कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों चर्च तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब कई घंटे बीत जाने के बाद चर्च के अंदर मौजूद सभी लोग थक कर धीरे धीरे सो जाते हैं। आयरिस अपने बेटे एडवर्ड के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक बाहर से एडवर्ड की आवाज आती है। अपने बेटे की आवाज सुनते ही आयरिस खुद को रोक नहीं पाती। वो घबराहट में जल्दी जल्दी चर्च का दरवाजा खोलने लगती है। उसकी हरकत देखकर बाकी लोग भी जाग जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खुलता है वो भयानक
मॉन्स्टर सबके सामने आ जाता है। ये देखकर लोग बिना देर किए उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बीस्ट पर कोई असर नहीं होता। वो चर्च के अंदर घुसकर तबाही मचाने लगता है। तभी जॉन दूसरी सिल्वर बुलेट चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब इस अफरा तफरी के बीच एरिस को मॉन्स्टर काट लेता है। ये नजारा देखकर जॉन समझ जाता है कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वह पहले एरिस से माफी मांगता है और तीसरी सिल्वर बुलेट चलाता है। गोली पहले एरिस के शरीर को पार करती है और फिर क्रिएचर को लगती है और अगले ही पल मॉन्स्टर वापस एडवर्ड के रूप में बदल जाता है। अब एडवर्ड और आयरिस दोनों चर्च के फर्श पर गिर जाते। कुछ देर बाद एडवर्ड की आंखें खुलती हैं, लेकिन आयरिस मर चुकी होती है। उस भयानक रात के बाद एडवर्ड को कुछ भी याद नहीं रहता। इसके बाद जॉन एडवर्ड और शार्लेट दोनों को अपने साथ ले जाता है और उनकी देखभाल करने लगता है। फिर कहानी वापस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बैटलफील्ड में लौटती है। तभी पता चलता है कि एडवर्ड ही बड़ा होकर वो फ्रेंच ऑफिसर बना था जिसके पेट से सिल्वर बुलेट निकली थी। वो 35 साल तक जिंदा रहा, लेकिन आखिर में उसी श्राप ने बैटलफील्ड में उसकी जान ले ली। इसी के साथ इस डरावनी और रहस्यमय कहानी का अंत हो जाता है।